ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी। मगध में राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बदल रही थीं। अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक गुणवत्ता, टैक्स सिस्टम यानी कर नीति और साथ ही नदी नहरों पर सिंचाई के प्रावधान के बल पर स्थापित हुआ नंद साम्राज्य टूट की कगार पर था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज 23 सालों में ही मगध की राजनीति करवट ले रही थी। हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग हिस्ट्री बिहार। इस श्रृंखला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। लेट मी स्टार्ट विद अ स्टोरी। मैं आपको एक कहानी सुना के इस एपिसोड की शुरुआत कर। बहुत पुरानी है। मगध में एक समय एक राजवंशी युवा ने देखा कि एक औरत अपने बच्चे को डांट रही थी। वो कह रही थी, मेरे बेटे, खिचड़ी गरम है, इसको बीच में से नहीं खाओ, साइड साइड से, कटोरी के साइड साइड में से होके खाओ। ये एक बहुत साधारण बात, लेकिन उस दुआ को सिखावे कि अगर इसी चीज को हम युद्ध नीति इस्तेमाल करें और दुश्मन को उनके केंद्र में हमला करने के बजाय साइड से, उसके बाहरी इलाकों से हमला करके हरा के, और जो हारे हुए हैं उनसे संधियां करके हम आगे बढ़े, तो दुश्मन के केंद्र में पहुंचकर उस पर एक असरदार हमला बोल सकती हैं कि युवा कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और कहां से आए थे, इस पर आज भी कई मत हैं। कुछ लेखों और दस्तावेजों की माने तो चंद्रगुप्त का जन्म नंद वंश में ही हुआ था और एक विवरण के हिसाब से उनका वंश नेपाल की सीमा से सटे एक कस्बे से आया था। उनका जन्म कैसे हुआ? तो उनका जन्म जो है वो, उनके फादर जो है वो एक हेड थे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके जो चाचा होते हैं उनके द्वारा और उनकी माता, सबको पाटलिपुत्र लाया जाता है। तो उनकी माँ ही पाटलिपुत्र में ही रहती हैं, लेकिन उनकी माँ फिर उन्हें एक गाय, जो गाय की देखभाल करते हैं, गोपालक कहते हैं, उनके हाथों उन्हें जो है वो दे देती हैं। फिर वो गोपालक क्या करता है, एक शिकारी को उन्हें बेच देता है। तो इस तरीके से वो शिकारी के साथ वही जंगल में वो रह रहे थे, वो खेल रहे थे। तब जाके कौटिल्य ने उन्हें नोटिस किया और 1000 कशार्पण में उनको खरीदा। कशार्पण शुद्ध चांदी के सिक्के होते हैं। इट इज अ कॉइन ऑफ द नंदाज, और मॉडर्न टाइम में भी ये कॉइन काफी चला। तो इस तरीके से उन्होंने खरीदा और वहां से उनकी पॉलिशिंग स्टार्ट हुई। लेकिन मूल बात यही है कि वह उसके घर में जाता है, वह उनसे मांगता है कि इसको हमको दे दीजिए, और उसको वह अपने साथ तक्षशिला ले जाता है। एक तरफ उसके दिमाग में चल रहा है कि हमें नंद से बदला लेना है, दूसरी तरफ बच्चे को वह एक हीरो के रूप में प्रशिक्षित करता है। शस्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान वह तक्षशिला में जाकर देता है, जो कि भारत में उस समय सिर्फ एकमात्र केंद्र था जो विद्या का केंद्र था उस समय। तो वहां से वह सीख कर आता है, और ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त आता है और सीधे यहाँ धननंद पर वह आक्रमण करके वह इस पर कब्जा कर लेता है। वह कई बार आक्रमण करता है और सब बार हारता है। साल 323 ईसा पूर्व आते आते नंद साम्राज्य में दरार पड़ना शुरू हो गई थी और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ नंद सेना पर हमला बोल दिया था। लेकिन हमला पाटलिपुत्र में नहीं, साम्राज्य की बाहरी उत्तर पश्चिमी सीमाओं से शुरू हुआ, जिसे आज के पंजाब के रूप में देखा जा सकता है। अब चंद्रगुप्त को समझ में आया कि मेरी गलती कहाँ है। एक छोटे से बालक ने और उस माता और उस पुत्र का जो वार्तालाप था, उसने उसको संदेश दे दिया था कि गलतियां हमसे कहाँ हो रही थी। तक्षशिला पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में पड़ रहा है, पाकिस्तान वाला पंजाब, और भारत में वर्तमान मगध जो है वहाँ पर है मगध महाजनपद। तो इसको लग रहा था हार क्यों रहे हैं, बार बार वहाँ से आता था, यहाँ कर रहा था। तो रोटी वाले प्रकरण से इसको यह समझ में आया कि अगर किनारे से हम रोटी तोड़ते, धीरे धीरे इसको तोड़ते हुए बीच में पहुँचते, तो शायद कष्ट नहीं होता। वह पंजाब से डायरेक्ट यहाँ आकर कर रहा था, कोई इसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। नंद उस समय काफी मजबूत था,
तब उसको समझ में आता है, तो पंजाब से छोटा छोटा प्रदेश को जीतता है, किसी को मिलाता है, किसी से दोस्ती करता है, किसी को डराता है। ऐसे करके वो एक बड़ी सेना एकत्र करता है और चलाता है धनंद से फिर युद्ध करने। और फिर बाद की कहानी आप जानते हैं कि फिर वो विजयी होता है। तो एक तरफ चाणक्य का जो अपमान हुआ था उसका वो बदला लेता है, और दूसरी तरफ मगध का हुआ सम्राट भी बन जाता है, और मगध है जो एक साम्राज्य के रूप में तब्दील हो जाता है वहां से। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्वी छोर तक फैले नंद साम्राज्य से लोहा लेना कोई आसान बात नहीं थी। एक विशेष प्रकार की रणनीति की जरूरत थी जिससे दुश्मन सेना पर अंकुश लगाया जा सके। चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे उम्दा रणनीतिक सलाहकार चाणक्य ने बखूबी से किया। पड़ोसी राज्य से अलायंस, मदद और बाकी अन्य सरहद इलाकों में सैन्य शक्ति यानी कि हमले। खास तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य की मत्स्य और राजवंशी के साथ एक संधि, एक अलायंस, जिसके बाद इस नीति के बाद नंद के सामने सिवाय समर्पण के और कुछ नहीं बचा। पॉपुलर रही और नंद वंश के से ही हम मौर्यस के ओरिजिन को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से चाणक्य ने उनको उनके कोर्ट में, नंद के कोर्ट में उनकी बेइज्जती हुई, ऐसा उन्होंने कहा, उनके साथ व्यवहार सही नहीं किया गया, एंड एज अ रिजल्ट ही ट्राइड टू defame और he tried to uproot the Nandas, और उसी के लिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की उनको खोज की जो उनके इसमें मदद करे। तो इसलिए वो जंगल में ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा है जो राजकिलम का खेल खेलता है। राजकिलम एक ऐसा खेल है जिसमें क्या होता है कि आपने खुद को एक ऐसा इंसान बनाया है, एक ऑथोरिटेटिव इंसान, आप कह सकते हैं कि किंग की तरीके से, कि आप सबको ऑर्डर्स दे रहे हैं और गाइड कर रहे हैं कि आपको ये काम करना है, आपका ये डिपार्टमेंट है, आपको इस तरीके से वर्क करना है। तो यही खेल चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो खेल रहे थे। तो वो देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस हुए कि इस बच्चे में वो पर्सनालिटी है जो आगे जाके ये शायद एक राजा के रूप में मेरी सहायता कर सकता है। तो उन्होंने उसको फिर वहाँ से उन्होंने खरीदा इसी के लिए। लेकिन इससे पहले जानना जरूरी है कि आखिरकार चाणक्य, जिसे कुछ दरबारी दस्तावेजों में कौटिल्य के नाम से भी बुलाया गया है, जो आगे चलकर मौर्य काल के प्रधानमंत्री भी रहे, आखिर कौन थे और नंद वंश से उनकी क्या रंजिश थी। एक ब्राह्मण था, तक्षशिला से उसने शिक्षा प्राप्त किया था, और नंद दरबार में वो कुछ पोजीशन पाने के लिए या कुछ सम्मान पाने के लिए गया, लेकिन नंद ने उसको अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। इससे वो काफी क्षुब्ध हुआ और उसने प्रतिज्ञा की, कहा जाता है कि उसने तो काफी अपमानित उसने महसूस किया, प्रतिज्ञा की कि मैं नंदों का समूल नाश करूंगा। इसी बीच में उसकी मुलाकात बालक चंद्रगुप्त से हुई। एक लंबे चले युद्ध के बाद चंद्रगुप्त ने अपने अधीन क्षेत्र के 3 सूबे बनाए। अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, उत्तर पद, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और पूर्व पथ, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, अब समस्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी बन चुकी थी। मौर्य साम्राज्य, जो आज के भारत और दक्षिणी एशियाई महाद्वीप में तकरीबन 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। मौर्य काल के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी जो सभी लक्ष्यों पर मुख्य रूप से ध्यान में रखने की चीज़ होती है कि मौर्य काल में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की गई, एक मजबूत शासक व्यवस्था स्थापित की गई और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया, जो अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक भारतीय साम्राज्य विस्तृत था और दक्षिण में जो है वो कर्नाटक तक विकसित था। तो एक बड़ा साम्राज्य और शांतिपूर्ण और एक केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित होने के कारण सामाजिक और आर्थिक उन्नति का दौर ये माना जा सकता है। मुख्य रूप से अगर आर्थिक क्षेत्र में हम लोग देखें तो इस काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिला।
राजा का संरक्षण प्राप्त हुआ, अच्छे राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे महत्वपूर्ण शासकों का। एक कुशल सैन्य रणनीतिकार होने के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य एक मंझे हुए राजनेता भी थे। ईसा पूर्व साल 305 चंद्रगुप्त मौर्य का 20वां राजकीय साल। उस समय मौर्य साम्राज्य के सामने अपनी पश्चिमी सीमाओं पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। यूनान के सेलुसिड साम्राज्य ने मगध की पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर हमला बोल दिया था। उस समय सेलुसिड साम्राज्य की अगुवाई कर रहे थे सेलुसिड निकेटर प्रथम, सेलुसिड निकेटर द फर्स्ट, जो कि अलेक्जेंडर यानी कि अलक्षेंद्र और सिकंदर, उनको इन दो नामों से भी जाना जाता है, अलेक्जेंडर, उनके वो उत्तराधिकारी थे। असल में सेलुसिड निकेटर सिंधु नदी के पार मौर्य साम्राज्य में अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे। थोड़ा सा इसमें आपको सुधार करेंगे कि ये लड़ाई हुई नहीं, ये लड़ाई नहीं हुई थी। यह ठीक है कि यूनान से वो लोग चले थे और यूनान चाह रहा था कि भारत में आकर, वो सिकंदर जब भारत आया था उसने पूरे भारत को जाने समय 5 प्रांतों में बांट दिया था और हल के अलग अलग सेनापति नियुक्त कर दिए थे। सेल्यूकस अपने आप को यहाँ का राजा समझता था, क्योंकि यह जो क्षेत्र मिला था सेल्यूकस को मिला था। जब चंद्रगुप्त ने यहाँ शासन करना शुरू किया तो उसको लगा कि मेरे क्षेत्र में शासन कर रहा है। वो यूनान से आता है और इस पर चढ़ाई करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ आते आते उसको महसूस हो जाता है कि हम इससे लड़ाई में सक्षम नहीं। सेना दोनों की आमने सामने जरूर हुई थी लेकिन लड़ाई नहीं हुई थी, और उसी में वह आत्मसमर्पण कर देता है। अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर देता है। चंद्रगुप्त इसके बदले हाथी देता है उसको, कुछ सोना चांदी जवाहरात देता है और कुछ उधर से भी आदान प्रदान होता है। और एक तरह से यह जो आपसी लड़ाई थी आपसी रिश्ते में बदल गई थी। यह आमने सामने की लड़ाई कभी हुई नहीं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया था। तो इसका क्षेत्र यूनान तक आप कह सकते हैं कि चला गया था, जो बृहत्तर भारत का कंसेप्ट अभी है जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं। तो अगर सेलुकस इसके साथ आ गया, इसके प्रभाव में आ गया, तो हम लोग मान सकते हैं कि इसका प्रभाव यूनान तक चला गया था। तकरीबन 2 साल चले इस युद्ध में 6 लाख सैनिकों से लैस मौर्य सेना के सामने सेल्यूकस निकेटर की सेना ने हथियार डाल दिए। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अब सिंधु घाटी के पार फैल चुका था। यही नहीं, सेल्यूकस निकेटर ने एक संधि के तहत अपनी पुत्री हेलेना का हाथ चंद्रगुप्त को सौंप दिया था। मगध के इतिहास में ये एक बेहद निर्णायक राजनीतिक पड़ाव था। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को सामाजिक और आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू कर दिया। तो यानी मौर्य काल का जो ये समय रहा वो काफी उन्नत अवस्था रहा, खास करके आर्थिक दृष्टि से देखा जाए। इस काल के दौरान जो है कई आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ी, जैसे कृषि पर टैक्स बेहतर ढंग से मिलने लगे। राजा को 1/6 के आसपास टैक्स मिला करता था। व्यापारिक गतिविधियों पर 1/10 टैक्स दिया जाता था। तो अच्छे कंडीशन थे। दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में समाज अभी भी कई वर्गों में बटा हुआ था। जैसे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट किया है कि लगभग समाज जो है वो 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। जबकि जो दार्शनिक थे, जिस दार्शनिक की श्रेणी में आते हैं मेगास्थनीज, जो कि इंडिका की रचना की है, उन्होंने कहा कि नहीं, सोसाइटी जो है वो 7 वर्गों में विभाजित थी। तो जो भी हो, लेकिन वर्ग विभाजन था। और दास प्रथा को लेकर के थोड़ा सा डिबेट है, लेकिन कौटिल्य जो है दास प्रथा कहते हैं कि इस समय में दास प्रथा का विकास हुआ। कुछ नई उपजातियों का विकास जो है मौर्यन पीरियड में हुआ। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति में अच्छी थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से जिस प्रकार से इतिहास भारत में बढ़ रहा था, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा बहुत महिलाओं की स्थिति में इस काल में डिक्लाइन देखा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी को कूटनीतिक लिहाज से पढ़ा जाता है। कई ऐसे फैसले हैं जिनको परखा जाता है। आज की तारीख में भी कह सकते हैं इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। सीमावर्ती इलाकों में छावनी बना के, यानी कि कैंटोनमेंट बनना, और साथ में अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस द्वारा जो है यूनान और मगध के रिश्ते और मजबूत करना। अगर हम आज की तारीख में देखें
तो मगध की सीमाएं जमाने में काबुल से लेकर कोलकाता तक फैली हुई थीं। मगध उस दौर में एक शुरुआत हो चुकी थी बेहद ताकतवर राज्य साम्राज्य के बनने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी विस्तारवादी नीति अपनाई। जैसे उसका सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्यों का उल्लेख मिलता है। एक तो उसने पंजाब की विजय की, जहाँ से जो यूनानी क्षत्रप थे उनको मार भगाया, और दूसरा मगध पर उसने अधिकार किया। अब जो प्लिनी वगैरह ऑथर्स हैं वो बतलाते हैं कि चंद्रगुप्त ने समस्त जम्बू द्वीप की विजय प्राप्त की, लेकिन चंद्रगुप्त के किसी अन्य युद्ध का पंजाब और मगध को छोड़ करके हमें कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। तो नेचुरली वो एक्सपेंशनिस्ट युद्ध था और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने भी विजय या विस्तारवादी नीति अपनाई। वो दौर मगध की वास्तुकला में चरम का भी था। एक स्थायी राज्य और स्थायी अर्थनीति का लाभ मगध के शहरों और व्यवसाय को मिलना शुरू हुआ, तो साथ ही कई इमारतें भी बनाई गई। हालांकि मौर्य दौर की तकरीबन सभी इमारतें और इकाइयां समय के साथ ओझल हो चुकी हैं, कुम्भलहार में आज भी उस वास्तुकला की झलक देखी जा सकती है। कई चीजें ऐसी मिली जिससे हम आज के डेट में भी बिहार की पहचान अगर कहीं है तो मौर्य कला से है। कुम्भराल का राजप्रसाद, राजमहल जिसको कहते हैं, पाटलिपुत्र नगर, यक्षिणी मूर्ति, ये सब ऐसी चीजें थी जो इतिहास में अपनी एक अलग छाप रखती है। और सचमुच में कुछ चीजें जो ऐसी थी बिना राजकीय संरक्षण कर नहीं हो सकती थी। इसलिए मौर्य आर्ट को हम लोग सामान्यतः तो 2 भागों में बांट देते हैं। पहला यह कहते हैं जो राजकीय कला था, दूसरा कहते हैं कि जो कि लोक कला था। जो प्रासाद बना, जो महल बना, उसको हम लोग कह सकते हैं राजकीय कला था, क्योंकि बिना राज्य के प्रश्रय के नहीं हो सकता। आप महल में जाइए, अब यहाँ से कुछ दूरी पर कुम्भरार है, कुम्भरार जाएंगे, कुम्भरार फेमस है सभा भवन के लिए। उसका प्रसाद जो था 40 खंभों पर टिका हुआ था। 40 खंभा का सभा भवन उस काल में होना बहुत बड़ी बात थी। यह हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे कि उस जमाने में, जबकि अभी जैसे छत की ढलाई नहीं होती थी, वैसे समय में 40 खंभे पर खड़ा हुआ कोई, छत ऊपर बना हुआ कोई बड़ा सा सभा भवन, ये एक बड़ी चीज थी। आप नगर का देखेंगे, अच्छा वो पिलर की भी बात हम लोग कहते हैं। पिलर जो है एक आसन है, आप अगल बगल देखिए कहीं पर एक पहाड़ नहीं मिलता है। उसमें जो यूज हुआ है वह चुनार का पत्थर है, यहाँ से अच्छी दूरी पर है। थोड़ा हम सोच सकते हैं कि कैसे वो आया होगा। इतना बड़ा पत्थर उस समय, उस जमाने में ना आपके पास क्रेन था, न ट्रेन था, न ट्रक था, लेकिन उस समय यहाँ लाया गया। जनरली एक आसम पत्थर है, एक पत्थर है, उसका 2 पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट अलग बनाया हुआ है और नीचे पूरा लंबा वाला जो हिस्सा है वो अलग है। तो ऊपर 2 पार्ट में बना हुआ है, तो ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे वाला पार्ट बड़ा है। तो इतने बड़े पत्थर को लाना, यहाँ स्थापित करना, एक जैसा बनाना बहुत बड़ी बात थी। आप राजप्रसाद भी को तो आप देख लीजिए, जो नगर को देखते हैं, नगर भी देखिएगा, पूरा नगर प्राचीन जो है घिरा हुआ है, बाउंड्री दिया हुआ है। इतना बड़ा नगर बाउंड्री दिया हुआ है, बीच बीच में छेद किया हुआ है। कहता है तीर चलाता था, दूर से हमने बोला कि वो देखता था बज्जी वाले आ तो नहीं रहे हैं, कहीं हमने उन पर आक्रमण किया था, कहीं वो बदला लेने तो नहीं आ रहे हैं, तो उससे वो देखते रहता था। तीर वहाँ लगाकर बैठा हुआ है कि जरूरत पड़ेगा तो तीर चलाएंगे। एक व्यवस्था थी, योजनाबद्ध। पाटलिपुत्र एक शानदार ऐतिहासिक शहर जो कई साम्राज्यों का, कई किंगडम्स का राजधानी रहा। इस समय पाटलिपुत्र शायद समय के साथ ओझल हो गया है। हम हैं मॉडर्न पटना के कुम्भलहार पार्क में, जहां हम पाटलिपुत्र, पुरातन पाटलिपुत्र के बचे कुचे हिस्सों के कुछ रिमेन्स जो हैं उसको देख सकते हैं। ये एक जमाने में खंबे, शिला, छत या फर्श या दीवार रही होंगी। कुछ खंभों के आकार मिलते हैं, कुछ गोलाई आकार के इसमें जो है हिस्से हैं शिलाओं के, पत्थरों के। इसको अंग्रेजी में हम मोनोलिथ भी बोलते हैं। और अगर बात करें हम मेगास्थनीज की किताब इंडिका के बारे में, जो कि एक काफ़ी फेमस किताब है, उसमें उनका वर्णन है कि
ठीक इसी जगह पर 84 खंभों वाला एक शानदार महल हुआ करता था। वेल, टाइम के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं। आज पटना में इमारतें हैं, आधुनिकीकरण है, तकनीकीकरण है, लेकिन उसके बीचों बीच एक छोटे से हिस्से में कह सकते हैं आइलैंड ऑफ पीस, यहाँ पे आपको आज से 2500-3000 साल पहले जिस तरह से नगरी बसना शुरू हुई और कैसे वो अपने 2000 साल पहले जो चरम पे थी, उसके पुरातन हिस्से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज जिसके बारे में, इस नगर के बारे में अगर हमको जानना होता है, आज के तारीख में भी जब हम लोग बोलते हैं कि पाटलिपुत्र को जानना है तो कैसे जाने, तो उसके लिए एक ही पुस्तक है जिससे हम लोग पूरी बातें को जान सकते हैं। वो है मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। हालांकि उसमें जो ज़्यादा वर्णन है वो प्रशासनिक है, सोशल है, न कि स्ट्रक्चरल है। लेकिन उससे हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में, जो उसने नगरों का वर्णन किया है, जो उसने प्रसाद का वर्णन किया है, महल का वर्णन किया, उससे हम लोग एग्जैक्ट जान पाते हैं कि सचमुच में वो किस टाइप का पाटलिपुत्र था। उसी ने पहली बार बताया कि पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कैसे चलता था। हालांकि उसकी जो समझ थी अपने देश के हिसाब से, जैसे उसने जातियों का वर्णन यहाँ किया है, लेकिन वो समझ नहीं पाया यहाँ जाति व्यवस्था को। जो जिस व्यवसाय में लगे हुए थे उसको उसने जाति का बोल दिया। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र भी था। चाणक्य के अर्थशास्त्र की नीति के तहत पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की सीमाओं से जोड़ने के लिए सड़कें और रास्ते निकाले गए, जहां से खाद्य सामग्री से लेकर सैन्य सामग्री का आवागमन नियंत्रित किया जाता था। आधुनिक सरकारों की तरह ही चंद्रगुप्त मौर्य के राज में खनिज यानी माइनिंग, उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार केंद्र, ट्रेड सेंटर्स जैसी इकाइयों को बढ़ावा मिला। लेकिन ये कहा जा सकता है कि खासा ध्यान थल मार्गों यानी लैंड रूट्स को दिया गया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये जीटी रोड है, जिसका सबसे पहला स्वरूप उत्तर पद चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनवाया गया था। मगध में उस समय धार्मिक पाबंदी के कोई सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सच है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट त्याग जैन धर्म अपना लिया था। जैन आचार्य भद्रबाहु को चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक सलाहकार या कहें गुरु भी माना जाता है। और इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार हर डायरेक्शन में किया है, चाहे वो साउदर्न डायरेक्शन हो, नॉर्थ वेस्टर्न ऑलरेडी है, नॉर्दर्न ऑलरेडी है, ईस्टर्न डायरेक्शन हो, तो ये सारे डायरेक्शन में अपने आप को पहले उन्होंने स्टैब्लिश किया 1 by 1 युद्ध करके। और युद्ध करने के बाद इन्होंने, जब इनका रेन का लास्ट ईयर आया है, तब ये जाके जैनिज्म में कन्वर्ट हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप देखिएगा कि जो समाज है उस समय का, उसमें स्पेशली द हिंदू रूलर्स, वो पहले हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, ब्राह्मणिज्म से, ही इज अ बिलीवर इन ब्राह्मणिज्म, शाक्त धर्म को पालन कर रहे हैं, विष्णु की पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी है उनके अंदर, ही इज अ लिबरल रूलर। और उस समय में जैनिज्म और बुद्धिज्म अपने पीक पे, हरियंक वंश ही हम देखते हैं, आजाद शत्रु को आप ले लीजिए, इन सब ने भले ही अडॉप्ट नहीं किया वो बुद्धिज्म को, लेकिन सबने पैटर्नाइज किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पहले इसको पैटर्नाइज किया, लेकिन लास्ट के वर्षों में क्या हुआ कि एक लंबा अकाल पड़ा, कहा जाता है 12 वर्षों का एक लंबा अकाल पड़ा, जिसको जैनिज्म में भद्रबाहु ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। तो उन्होंने अपने लास्ट ईयर में बिना किसी पॉलिटिकल टर्मोइल के, बिना किसी चीज के, ही कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म बिकॉज ही वाज वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट है कि एग्रीकल्चर को भी वो डिनाई करते हैं कि एग्रीकल्चर भी नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि उससे जो छोटे कीटाणु होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। वो मास्क लगा के रहते हैं। तो इन सब ये जो बिहेवियर था टुवर्ड्स द नेचर, ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य काफी इंप्रेस होते हैं एंड ही एक्सेप्टेड जैनिज्म। भद्रबाहु ने ही उनको कन्वर्ट किया और लास्ट में पूरी शासन व्यवस्था वो विलिंगली अपने बेटे के पक्ष में छोड़ के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। और वहीं पे उन्होंने, एक विधि होती है जैनिज्म में, फास्ट के थ्रू डेथ, फास्ट अनटू डेथ, जिसे हम सल्लेखना बोलते हैं। तो सल्लेखना विधि के द्वारा उन्होंने, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है, चंद्रगिरी नाम का एक पर्वत है, तो उसी पे बैठ के उन्होंने इस विधि से जो है अपने प्राण जो है वो त्याग दिए। तो ये इनका लिबरल नेचर है जो उनको एक्सेप्ट कराता है ये सारी चीजें, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है दैट ही वाज कंपेल्ड टू
accept that particular religion. दिगंबर जैन अभिलेखों के मुताबिक एक तथ्य ये भी है कि भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य अभियानों का हवाला देते हुए 12 सालों तक अकाल की भविष्यवाणी की थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जो किसी भी राजा को परेशान, बेहद परेशान कर सकती थी। दिगंबर जैन अभिलेखों यानी रिकॉर्ड्स के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के जैन धर्म अपना लिया। अपना राजपाट उन्होंने बिंदुसार अपने पुत्र को सौंप दिया और उसके बाद वो एक अनुयायी के तौर पे, जैन अनुयायी के तौर पे भद्रबाहु के साथ, अन्य भिक्षुकों के साथ वो दक्षिण की तरफ चले गए थे। कई समय वो दक्षिण में रहे, कर्नाटका की श्रवणबेलगोला पहाड़ियों पे रहे, जिसके बाद उन्होंने सलेखना की प्रथा अपना ली। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद भी कई सालों तक उनके राजनीतिक तौर तरीकों के हिसाब से मगध का शासन चलता रहा। कर्नाटक में चंद्रगिरी के ये पहाड़ आज चंद्रगुप्त मौर्य के आखिरी स्थान के तौर पर जाने जाते हैं और वहां मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने सत्ता की बागडोर संभाली। बिंदुसार दूसरा मौर्य सत्ताधारी, जिसका इतिहास पिता चंद्रगुप्त मौर्य और पुत्र अशोक के बीच कुछ खो सा गया हो। दरबारी दस्तावेजों में बिंदुसार का जिक्र बहुत कम ही हुआ है, लेकिन ये साफ है कि बिंदुसार के समय भी मगध अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। चंद्रगुप्त के समय में हाईली सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, किंग के हाथों में सारी अथॉरिटी थी। वो परहैप्स वीक होने लगा चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए अनेक जगहों पर रिवोल्ट होते हैं और बिंदुसार ने उन सारे उपद्रवियों को दबा करके अपनी सत्ता स्थापित की, अपने को मजबूत किया। और बिंदुसार के समय भी सेंट्रल एशिया से संबंध वैसे ही बने रहे जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इतिहास के जानकारों के मुताबिक बिंदुसार ने साल 297 ईसा पूर्व में मगध की सत्ता संभाली थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि सत्ता के कुछ वर्षों तक चाणक्य बिंदुसार के भी प्रमुख सलाहकार और प्रधानमंत्री रहे। सबसे ज्यादा अगर मंत्री परिषद किसी का बड़ा था तो वो बिंदुसार का था और खल्लाटिक उसके हेड हुआ करते थे। जैसे कौटिल्य आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, कौटिल्य बिंदुसार के समय में भी बहुत दिन तक प्रेजेंट है, लेकिन उनके बाद फिर खल्लाटक हेड बनते हैं। और इस तरीके से ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते हुए कहा जाता है कि एक रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म भी हुआ, क्योंकि जैनिज्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने पैट्रोनेज दे रखी थी, तो जैनिज्म तभी बहुत पॉपुलर हो रहा था। लेकिन बिंदुसार के समय ब्राह्मणिज्म जो है दोबारा से अपनी उस स्थिति को गेन कर पाने में सक्षम हो जाता है। तो पॉलिटिकल टर्मोइल हम कह सकते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हम कह सकते हैं। मगध में शासन प्रशासन के साथ साथ अंदरूनी विद्रोह यानी कि इंटरनल रिबेलियन, जो कि जमाने में उस दौर में एक आम बात हुआ करती थी, इस पर खास ध्यान रखा जा रहा था। बिंदुसार और मगध के लिए दक्षिण में पैर पसारना यानी कि अपने साम्राज्य को फैलाना एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। दक्षिण, दक्कन, कलिंग, अब तक मगध और उसकी ताकतवर सेना के सामने एक चट्टान बनकर खड़े हुए थे, जिनको वो अभी तक पार नहीं कर पाए थे। बिंदुसार के दरबार में भी सीरिया और मिस्र से 2 राजदूत आए और कहा जाता है कि सीरिया को राजा को बिंदुसार ने एक पत्र लिख करके मांग की थी कि मुझे अंजीर, सुगंधित ये वाइन और एक सोफिस्ट कहा जाता है दार्शनिक, जिनकी यूनान में बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी, वो इसे भेजे। लेकिन सीरिया के राजा ने कहा कि शराब और अंजीर को हम भेज देंगे, लेकिन हमारे लैंड का लॉ सोफिस्ट को भेजने को परमिट नहीं करता, वो हम नहीं कर सकते। वो इससे पता लगता है कि विदेशी या यवन, जनरली सबको यवन करते हैं, यवन शासकों के साथ भी बिंदुसार का पूर्व संबंध बना, वो कंटिन्यू करता।
बिंदुसार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने उत्तराधिकारी को चुनने की भी थी। सुषम और अशोक में से किसी एक को उत्तराधिकारी चुनने के साथ साथ उसके बाद किसी भी तरह के विद्रोह को खत्म करने की भी चुनौती थी। तकरीबन 25 सालों के राज के बाद ईसा पूर्व 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके उत्तराधिकारी का फैसला अभी भी लिया जाना बाकी था। और इसके बाद मगध के इतिहास में सबसे बड़ा अंतर्विद्रोह शुरू हुआ सत्ता के लिए। एक तरफ था बिंदुसार का पुत्र सुषम और दूसरी तरफ बिंदुसार की दूसरी पत्नी का पुत्र अशोक, चक्रवर्ती अशोक। इतिहासकारों के मुताबिक बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध का सिंहासन खाली हो गया था और उत्तराधिकारियों के लिए एक जंग सी छिड़ गई थी, एक उठापुटक चल रही थी। एक दौर था जो उस जमाने के एम्बिशंस, रेबेलियन, रिलेशंस, जो भाइयों के बीच के जो आपसी मतभेद, आपसी जो ताल्लुक थे, उसको डिफाइन करता है। वो ऐसा ही दौर था। हम उसको आज के कंटेम्प्रेरी सेंस में नहीं देख सकते। उस टाइम पे एम्बिशंस डिफरेंट थी। उस टाइम पे भाइयों में या कहें कि रिश्तों में आपस में लड़ाई हुआ करती थी सिंहासन के लिए। इतिहास ये बताता है कि इसी पसोपेश के बीच में, इसी स्ट्रगल के बीच में सुषम, जो कि बिंदुसार के दूसरे पुत्र थे, और उसके भाइयों की हत्या हुई, जिसके बाद सम्राट अशोक का मगध का दौर शुरू हुआ। तो क्या रहा अशोक? अशोक का सम्राट अशोक बनना और वहां से आके धम अशोक बनना, क्या रहा सम्राट अशोक का दौर, हम देखेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। सी यू सून। गुड बाय।